आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान। हमारा पर्यावरण से अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे घास स्थल। घास स्थल कह सकते हैं, घास भूमियां कह सकते हैं या ग्रासलैंड्स कह सकते हैं। गत वीडियो आपने देखा जिसमें हमने चर्चा की थी वनों के प्रकार के बारे में। अब प्यारे बच्चों, यह चीज़ आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी पर वनस्पति की विविधता देखने को मिलती है, भांति भांति की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। हमने भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक वनस्पति को तलाश डाला और अलग अलग तरीके की वनस्पति वहां देखने को मिलती है। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार, आज ढूंढ निकालते हैं घास स्थलों को। देखिए, प्रमुखता से हम घास स्थलों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय हम समझ चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन से होते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा उत्तर में और दक्षिण में मकर रेखा, इन प्रदेशों के बीच की जो भूमियां हैं विशेष रूप से किसके अंतर्गत आती हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। जैसा कि नाम है, नाम से ही पता लग रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहाँ? ठंडे प्रदेशों में। जैसे जैसे हम अब कर्क रेखा से ऊपर चलेंगे, 45 डिग्री के आसपास के स्थलों को अगर आप देखें तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो शीतोष्ण घास स्थलों के अंतर्गत आएंगे, जिसको हमने मानचित्र पे भी जाना था। आज इन्हीं के बारे में विस्तार से बारी बारी से चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में लिखते जरूर जाइएगा। सबसे पहले देखिए, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। यहां आपको एक जानकारी दे दूं कि जो घास स्थल है उनके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं, घास भूमियां कहां होती हैं। आपने ये नाम अक्सर सुना होगा, घास यानी कि ग्रासलैंड्स होती हैं, बहुत बड़े इलाके को घेरती हैं। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर से लेकर ये 4 मीटर तक पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे हैं 4 मीटर, बिल्कुल 4 मीटर। आपने गांव में देखे हैं, जब हम खेतों से गुजरते हैं तो साइड में आपने देखे होंगे जिन्हें डोले कहते हैं, मोटे होते हैं और उनके ऊपर लंबी एक घास होती है जो कूचे कहलाते हैं, और वहाँ पर जो कि क्या है, झाड़ू बनाने के भी काम में आती है। तो वो एक प्रकार की घास ही है। कौन सी घास की प्रकार है? वो सवाना घास का प्रकार है। उसकी एक खास बात है, वह अग्निरोधी होती है, आग से जलती नहीं है। उसको काट देंगे, जला देंगे, पर वापस से वो वहीं से उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी कई विशेषताएं इन घासों की देखने को मिलती है। तो इसके पीछे भौगोलिक कारण अगर हम जानें कि किस तरीके से पृथ्वी पर घास का वितरण है, तो उस पर सीधा एक ही कारक जिम्मेदार है उसके लिए कि वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान ही यह स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी पर किन स्थानों पर कैसी घास भूमियां मिलेंगी। देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर जो घास भूमियां मिल रही हैं उसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में अगर आप देखें तो पूर्वी अफ्रीका का जो भाग है वहां उन्हें सवाना कहा जाता है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था सवाना घास भूमियों का। ये देखिए, ये पूर्वी अफ्रीका की सवाना घास भूमियां हैं। ये देख रहे हैं आप, यानी कि इनका 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई होती है इन घास भूमियों की। और खास बात यहाँ ये है कि यहाँ वन्य जीवों की भरमार होती है, क्योंकि आपने खाद्य श्रृंखला में पढ़ा है किस तरीके से वन्य जीव भोजन की तलाश में ऐसे क्षेत्रों में आते हैं। और यहाँ एक पूरी फूड श्रृंखला, या जिसे खाद्य श्रृंखला कहिए, या एक पारितंत्र, इस तरीके का घास भूमियों का एक अलग पारितंत्र विकसित हो जाता है जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ वन्य जीव आपको भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो प्रदेश हैं, मानचित्र में आप तलाशें तो ये पूर्वी भाग आप देखिए,
ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखा रखा है ये डार्क ग्रीन एल, ये विशेष रूप से वो भाग है जो पूर्वी अफ्रीका को बता रहा है। और यहाँ कौन सी घास भूमियाँ हैं, उनका विशेष नाम क्या है, सवाना घास भूमियाँ। इसी तरीके से ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में जो ब्राज़ील में पाई जाती हैं उन्हें कंपोस्ट कहते हैं। मानचित्र में आप देखिए ये जो भाग है ये ब्राज़ील का भाग है और ब्राज़ील में जो घास भूमियाँ हैं उनका नाम क्या है, कंपोस्ट। यही अपने यहाँ जाना पूर्वी अफ्रीका में आप मिलान करो कि अगर ऐसे सवाल आते हैं उसमें यही है, पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राज़ील कंपोस्ट। इसी तरीके से वेनेजुएला में घास भूमियों को, कौन सी घास भूमियाँ, उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को हम क्या कहते हैं, लानोस कहते हैं। देखिए वेनेजुएला में लानोस। वेनेजुएला कहाँ स्थित है, वेनेजुएला की स्थिति है दक्षिणी अमेरिका में। उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो ये जो भाग है ये वेनेजुएला का है, ये कोलंबिया आ गया और ये वेनेजुएला, ये अंध महासागर है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। और यहाँ पर जो घास भूमियाँ हैं उनका नाम क्या है, लानोस, है ना, बड़े रोचक से नाम। इसी तरीके के सवाना को आप याद रखिए, लानोस याद रखिए। तो ये कुछ खास विशेष भूमियाँ हैं जो इन प्रदेशों में ही पहचानी जाती हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं देखने में एक जैसी ही लगती हैं, पर खास बात यह है कि वहाँ पर अलग अलग तरीके के जीव जंतु देखने पड़ेंगे, दुधारू पशु देखने को मिलते हैं, साथ के साथ जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर खास एक अहमियत रखती हैं। देखिए ये आप दुधारू पशु देख रहे हैं और ये कौन सा प्रदेश है, वेनेजुएला का लानोस घास स्थल है। समझ गए, आगे चलते हैं। इसी तरीके से शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री के आसपास के इलाकों में। उन स्थान के अंतर्गत अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ खास ध्यान देने की ये बात है कि अगर आप शीतोष्ण भाग देखें तो शीतोष्ण भाग कहाँ है, उत्तर में कर्क रेखा, ये आपका विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री। अब इन दोनों में ये आपका नॉर्थ का, ये 23.5 डिग्री साउथ का हो गया। इसके बाद का जो ये प्रदेश रहता है, ये जो प्रदेश है दक्षिण की तरफ, और इसी तरीके से यहाँ का जो प्रदेश है 45 डिग्री के पास का जो प्रदेश है, ये सारा का सारा ही क्या है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ तापमान, जहाँ हमने वनों में चर्चा की थी, यहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं और शीतोष्ण पतझड़ वन भी मिलते हैं, जिनको हम शंकुधार वन भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं गत वीडियो में। अब यहाँ पर विशेष रूप से हम देखें तो अर्जेंटीना की स्थिति आप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अफ्रीका है। अब दक्षिणी अफ्रीका का ये जो भाग है ये कहाँ पर आ गया, ये दक्षिणी गोलार्ध में आ गया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अर्जेंटीना की भी स्थिति देखें तो ये भी कहाँ पर है, दक्षिण में ही स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया की बात करें तो ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका और ये भी उत्तरी गोलार्ध में और मध्य एशिया, यानी कि दो इनमें से घास स्थल तो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध है आपका और ये दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों में स्थित। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। अर्जेंटीना के कौन से घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, पंपास PAMPAS, पंपास घास के मैदान। अर्जेंटीना बात की थी, कौन सा है ये, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के इस भाग को आप देखिए, ये जो भाग है ये विशेष रूप से कवर कर रहा है किस इलाकों को, अर्जेंटीना को। यहां आप देखेंगे घास के मैदानों का नाम पंपास। ये इनकी विशेषता है क्योंकि जहां पर भी घास भूमियां हैं, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं कि वहां पर वन्य जीव जरूर देखें आप।
घास भूमियों के आश्रय स्थल, वहाँ पर वन्य जीव बहुत आपको देखने को मिलेंगे। यही चीज़ हर चीज़ जगह प्रदर्शित की गई है। ये देखिए घास भूमियाँ हैं और भोजन किसका है? वन्य जीवों का। अलग अलग तरीके के जीव मिलेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान, ये आप उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखें जिसमें विशेष रूप से ये जो भाग आपको दिख रहे हैं पीले रंग से, और ये भाग, ये विशेष रूप से घास भूमियां हैं जो किसके नाम से जानी जाती हैं? इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाता है। ये आप पूरा इसका दृश्य देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको क्या है? विभिन्न प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में घास भूमियों का नाम क्या है? वेल्ड है। दक्षिणी अफ्रीका। अब आप बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका कहाँ पर आ गया? दक्षिणी गोलार्ध पे, इस तरफ है। मानचित्र में आप देखें तो ये नीचे की तरफ आ गया है। ये आपका विषुवत रेखा है। ये जो भाग है ये 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा। ये आपके 23.5 डिग्री है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। इसी तरीके से ये आपके 23.5 डिग्री दक्षिण है। ये मकर रेखा है। ये आप अब रट चुके हैं। बस एक ध्यान दिलाने के लिए मैं आपको बार बार ये बताता हूं। अब आप ये देखिए कि तो स्थिति, अब देखिए ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश की विषुवत रेखा ही क्या करती है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांट देती है। तो ये भाग कौन सा हो गया? ये आपका अफ्रीका का मानचित्र, और अफ्रीका में ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है, ये कौन सा है? ये है आपका दक्षिणी अफ्रीका। और वहाँ की घास भूमियों को क्या कहते हैं? वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, और यहाँ पर खास रूप में आपको बब्बर शेर देखने को मिलेंगे। बब्बर शेर या फिर अफ्रीका में देखने को मिलते हैं या फिर गिर के जंगलों में देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया में घास भूमियों का नाम है स्टेपी। ये मध्य एशिया, एशिया का जो खास रूप से आप देखेंगे जो हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। आप ये देखिए कजाकिस्तान वाला, यूक्रेन का इलाका आ गया, विशेष रूप से रूस के इलाके आ गए इसके अंतर्गत। ये सभी प्रदेश मध्य एशिया में आते हैं। रूस है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन का कुछ भाग ले लीजिए, वहाँ के मंगोलिया का कुछ इलाका आ रहा है, मंचूरिया का इलाका आ रहा है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य एशिया। और यहाँ के घास भूमियों का नाम है स्टेपी। क्लियर? यहाँ पर आप देखिए एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आप देखें ये ऊँट दिख रहे हैं, पर राजस्थान में भी ऊँट मिलते हैं। यहाँ पर उनका, राजस्थान में जो ऊँट है उनका कुबड़ एक होता है, यानी कि हम्प जो है ऊपर का वो एक है। और यहाँ पर आप सेंट्रल एशिया में जो देखेंगे ये कुबड़ इनके 2 देखने को मिलेंगे, यानी कि ये विशेष उनकी बनावट है। वहाँ वर्षा कम होती है। तो बात कर रहे थे हम अडेप्टेशन की, तो प्रकृति के अनुरूप उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। वहाँ 2 कुबड़ वाले मिलेंगे, यानी कि कुबड़ में ही तो वो क्या करते हैं? अपना फैट जमा रखते हैं और कई दिनों तक पानी बिना रह सकते हैं, लंबे समय तक। ये ऊँट की खास बात है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में की घास भूमियों का नाम है डाउन्स। और ये किसके अंतर्गत पड़ रहे थे? हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के अंतर्गत देख रहे हैं। आखिर में है ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स घास भूमि। ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है। आप इसमें देखिए ये जो भाग इलाका नजर आ रहा है आपको, ये सारा का सारा उन्हीं घास स्थलों को प्रदर्शित कर रहा है जो किसके अंतर्गत है? डाउन्स के अंतर्गत आ रहे हैं। और ये देखिए विशेष रूप से देखेंगे आप, ये जो इलाके हैं इनमें घास भूमियों में, और यहाँ पर आपको भेड़ देखने को मिल रही है जिसको वो पालते हैं और बाद में स्लॉटर यानी कि मांस मंडियों में काम में लेते हैं। आगे देखते हैं। कंटीली झाड़ियाँ, घास भूमियों के उपरांत, क्योंकि जब हमने वनों के प्रकार बांटे थे, प्राकृतिक वनस्पतियों को पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति को हमने श्रेणियां बांटी थी। उसमें पहला पढ़ा था वन, वनों के प्रकार जान लिए। उसके उपरांत हमने पढ़े थे घास स्थल, अभी देखे घास स्थल। और तीसरी जो श्रेणी है प्राकृतिक वनस्पति की, वो आती है कंटीली झाड़ियाँ। नाम से पता है कंटीली झाड़ियाँ देखने को कहाँ मिलेंगी? रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलेंगी। राजस्थान के आप निवासी हैं और आप जानते हैं, कई बार मैंने बताया है, मरुभेद वनस्पति यहाँ पाई जाती है।
जलवायु ऐसी है क्योंकि वर्षा कम होती है, तापमान अधिक है, इसलिए जल को बचाने के लिए पत्तियां छोटी होती हैं और उनमें क्या होता है, कांटे देखने को मिलता है और जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है। देखिए, शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति उष्णकटिबंधीय, खासकर रेगिस्तानी इलाके महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। एक खास चीज़ है कि उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है, जो आप देख रहे हैं, ये रेगिस्तान वाला जो भाग है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान सामान्य रूप से भूगोल में दो तरीके के रेगिस्तान होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल होता है, एक गर्म मरुस्थल होता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि विशेष रूप से जितने गर्म मरुस्थल हैं वो सारे के सारे गर्म मरुस्थल, कौन से? गर्म मरुस्थल। ये गर्म मरुस्थल जितने हैं ये सारे के सारे कहाँ हैं? पश्चिमी किनारों पर हैं, यानी कि वेस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, पश्चिमी किनारों में। इसका कारण है, हमने समुद्री जल धाराओं के बारे में पढ़ा था, उसमें एक गर्म धारा पड़ी थी, एक ठंडी धारा पड़ी थी। तो याद रखिए, ठंडी धारा के फलस्वरूप पश्चिमी किनारों पर बहुतायत में गर्म मरुस्थल देखने को मिलते हैं। जैसे भारत की बात करेंगे, भारत में थार का मरुस्थल किस तरफ है? पश्चिमी भाग में। सहारा पश्चिम में। इसी तरीके से मोजेव, सोनारन पश्चिम में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका में मरुस्थल, आप पैटागोनिया का मरुस्थल है। इसी तरीके से अफ्रीका के अंदर विक्टोरिया का मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल है। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। तो इतने मरुस्थल आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ मौजूद हैं? ये पश्चिमी किनारों पर। और एकमात्र इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है? ठंडी जल धाराओं के कारण वहाँ पर ठंडी जल धाराएँ क्या लाती हैं? शुष्कता लेके आती हैं, नमी नहीं होती उनमें, शुष्कता लाती हैं, और ड्राइनेस के कारण वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए विशेष रूप से आपने यहाँ पर पढ़ा कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्या पाए जाते हैं? शुष्क रेगिस्तान पाए जाते हैं, जिनको गर्म मरुस्थल कहा जाता है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पति की क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके की वनस्पतियाँ आपने बहुत देखी हैं। इनको क्या कहते हैं? कंटीली झाड़ियाँ। आगे देखते हैं, ये है टुंड्रा प्रदेश की जीव जंतु। सबसे पहले समझते हैं कि टुंड्रा प्रदेश होते क्या हैं। यानी कि हम जैसे जैसे कहाँ पर आर्कटिक वृत्त पे जाएंगे, आर्टिक सर्कल जो है, यानी कि ये आर्टिक कहाँ पर है? 66.5 डिग्री उत्तर, और इसी तरीके से अंटार्कटिक पे चले जाइए, वहाँ पर भी 66.5 के नीचे चले जाइए। तो ऐसे स्थानों पर जो है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तापमान में क्या देखने को मिल रही है? कमी देखने को मिल रही है। और जहाँ पर तापमान कम होगा, यानी कि आप रखिए आर्कटिक प्रदेश, याद रखिए, क्या याद रखेंगे? आर्कटिक प्रदेश। उन स्थानों पर जो वनस्पति, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम हो गया है, शून्य से नीचे चला गया है, हमेशा बर्फीला इलाका देखने को मिलेगा, बर्फ से ढके हुए रहेंगे, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा होती है तो किसके रूप में? हिम के रूप में होती है, पानी नहीं है। दूसरी चीज़ है तापमान की कमी है। अब ये दोनों चीज़ें जब रहेंगी तो वहाँ वनस्पति भी क्या है? बहुत सूक्ष्म, यानी कि बहुत कम देखने को मिलती है। कौन सी वनस्पति है? लाइकन और मोस वनस्पति देखने को। लाइकन जिसको आप काई कह सकते हैं, काई है, एल्गी है, और मोस एक प्रकार की घास होती है। डेंड्लियन नाम के फूल पाए जाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर बात कर रहे हैं? टुंड्रा प्रदेशों की। हमने बात की थी जो शंकुधारी वन है, वहाँ की वनस्पति को हमने कहा था टेंगा, और शंकुधारी वन क्या है? शीतोष्ण प्रदेश में आते हैं। और ये किस में आ गए? ये आ गए टुंड्रा शीत प्रदेशों में। ये किसके अंतर्गत आ गए? शीत प्रदेशों की वनस्पति। तो शीत प्रदेशों में क्या है? टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा जीव जंतुओं के यहाँ दृश्य दिखाए गए, जिनमें वालरस प्रमुख है, ध्रुवीय भालू है और सील है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जो ध्रुवीय भालू है, ये एक पहचान है। किसकी पहचान है? ये नॉर्थ पोल की पहचान है, उत्तरी ध्रुव की पहचान है, कि सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर ही क्या पाया जाता है? पोलर बियर पाया जाता है।
और दक्षिणी ध्रुव पे क्या पाया जाता है? पेंगुइन, जिसकी हमने बात की थी। आगे देखते हैं। टुंड्रा वनस्पति नोट कर लीजिए क्या इसकी परिभाषा है और क्या वहाँ की खास बातें हैं। लिखिए इसको। वह स्थान जो अत्यधिक ठंडा होता है, यानी कि हमने बात की कैसे है, जो शीत कटिबंध में पाए जा रहे हैं, 66.5 डिग्री से ऊपर की तरफ, उत्तर या दक्षिण दोनों इलाकों में पाए जा रहे हैं। यहां सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है क्योंकि तापमान में कमी है, वर्षा नहीं होती है, हिमाच्छित क्षेत्र रहते हैं। यहां केवल काई, लाइकन, छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। अभी हमने बात की थी वनस्पति का नाम क्या है? काई और लाइकन और मोस। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। तो वैसे हिमाच्छित रहते हैं, पर जब ग्रीष्म ऋतु आती है उसी समय तापमान थोड़ा सा वहाँ बढ़ता है, बाकी तो हिमांक से नीचे रहता है। तो उस समय थोड़ा सा जर्मिनेशन होता है, वनस्पतियाँ उगना शुरू होती हैं और वो किसके रूप में देखी जाती हैं? लाइकन, जिसे काई कहिए, या दूसरा नाम है काई, लाइकन या मोस। मोस भी होती है, MOSSES, मोस। एक प्रकार की छोटी सूक्ष्म घास होती है। काई आपने देखी है, आप गीले स्थानों पर देखा है, हरे रंग की जो होती है उसको काई कहा जाता है। ये है। आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा हिमाच्छित क्षेत्र है और कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म जगह पर आपको ये इस तरीके की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अभी हमने बात की कहां पर? शीत, और ये पूरे इलाके क्या है? ध्रुवीय प्रदेश है। यहां के जानवरों के शरीर पर मोटी फर और मोटी चमड़ी होती है। ये भी एक अनुकूलन का उदाहरण है, अडेप्टेशन का उदाहरण है। प्रकृति ने, जैसे अभी बात की थी, ऊंट के पीठ पे कितने थे? 2 कुबड़ हमने देखे मध्य एशिया के अंदर, मंगोलिया वाले इलाके में देखे, जहां पर घास भूमियां कौन कौन सी थी? स्टेपी घास भूमि थी, वहां पर हमने देखा। तो इसी तरीके से यहाँ की जो जानवर हैं उनके शरीर पर फर देखने को मिलते हैं। फर का मतलब होता है बाल। याक आपने देखा है, एक याक सामान्य बैल ही होता है, पर पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख में आप जाइएगा, वहाँ याक जिस पे काफ़ी बाल देखने को मिलेंगे उसे याक कहा जाता है। याक। और इस तरीके से उसके शरीर पे बहुत सारे बाल और उनकी चमड़ी भी कैसी होती है? मोटी होती है, जो उन्हें वहाँ की जलवायु से बचाए रखती है। क्योंकि जलवायु कैसी है? अत्यधिक शीत जलवायु है। देखिए, जो उन्हें ठंडी जलवायु से क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल यानी कि याक। कस्तूरी बैल का मतलब क्या है? आपका याक। ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये आपने देखा। ये सारे यहाँ टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। एक बार फिर नजर डालिए, वालरस, ध्रुवीय भालू और सील, ये विशेष रूप से टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। है ना बड़ा रोचक? आगे देखिए। अब अंत में चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल आपकी पुस्तक में दिए हैं जो बड़े रोचक हैं। एक जासूस की तरीके से इनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। सवाल है, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? वन का जो वीडियो हमने आपसे उसमें चर्चा की थी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, विशेष रूप से मैंने अमेज़न के जंगलों की चर्चा की थी और आपको जानकारी दी थी कि वहाँ पर अमेज़न के जंगलों को पृथ्वी के क्या कहा जाता है? फेफड़े कहा जाता है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हरित पेड़ है, पेड़ लगाओ, वर्षा बुलाओ, और पेड़ों से ही क्या होती है? पेड़ क्या उत्सर्जित करते हैं? वो ऑक्सीजन देते हैं। और इतने हरे भरे हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी के क्या कहा जाता है? फेफड़े कहा जाता है। आगे देखते हैं, एनाकोंडा।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है, जो बहुत संघन है या विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। इतना बड़ा सांप है, मगरमच्छ को भी खा सकता है, भेड़ को खा सकता है, बड़े बड़े जानवरों को सांस से खींच सकता है और निगल जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन में पाया जाता है। ये मगर यानी कि क्रोकोडाइल को जैसे बड़े जानवरों को मार सकता है और खा सकता है। ये देखिए, ये है चित्र एनाकोंडा का। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वनों में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। हमने चर्चा की थी वन वाले वीडियो के अंतर्गत कि भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वहाँ की विशेषता है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर क्या है, अब वर्षा शीत ऋतु में होगी तो ग्रीष्म ऋतु में वहाँ की वनस्पति अपने आप को ढालेगी, अडेप्ट कर लेगी, अनुकूलन करेगी और उसके अनुसार उनकी जो छाल होती है वह मोटी होती है, पत्तियाँ छोटी होती हैं। यही है, मोटी छाल और पत्तियाँ क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। क्योंकि बड़ी पत्तियाँ होंगी तो वाष्पोत्सर्जन मतलब उनमें से जो एवोपरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए पत्तियाँ छोटी होती है। वनस्पति का नाम हमने जाना था, विशेष रूप से नींबू जैसे फल, अंजीर है, अंगूर है, संतरा है, सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में फलों की कृषि के कारण इसको विश्व का क्या कहा जाता है, फलों उद्यान कहा जाता है। वाइन यार्ड्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर विश्व में मैंने बात की थी वाइन की फैक्ट्रियाँ यहीं पर प्रसिद्ध हैं, जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में मौजूद है। और इन्हें क्या कहा जाता है, विश्व का फल उद्यान कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ ओलिव की खेती हो रही है, ओलिव प्लांटेशन है। ओलिव मतलब होता है जैतून, जैतून का तेल होता है जिसकी यहाँ पर खेती की जाती है। इसके साथ अंगूर उगाए जाते हैं, संतरा उगाया जाता है। ऐसे कई सारे फल हैं जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे।